कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रुझान जो है वो साफ हो रहे जयपुर राजस्थान से, राजस्थान के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। जो अपडेट फिलहाल आ रही है आप स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए और उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो जयपुर को लेकर ही पहले अपडेट दे दीजिए कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अभी जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से तो कांटे की टक्कर हर जगह पर है। पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर आ रही है और लगभग 1 घंटे के बाद में हम बहुत सारी स्थितियों को स्पष्ट करेंगे कि जयपुर की सीट के ऊपर, क्योंकि मोदी ने रोड शो किया था, नरेंद्र मोदी खुद आए थे, उन्होंने रोड शो किया था, ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, हिंदू वोट बैंक को एक जगह करने की कोशिश करी थी, संतों को टिकट दिए थे। तो इसका कितना इम्पैक्ट आया राजस्थान के अंदर, किस तरीके का आया, क्योंकि कांग्रेस के बागी भी थे, उनको अशोक गहलोत मनाने में कामयाब रहे थे और उनके घर भी पहुंच गए थे। तो जो शहर की सीटें हैं, उन शहर की सीटों को आप ये मान के चलिएगा कि ये 50-50 के आसपास जाएंगी, आधी कांग्रेस को जाएंगी, आधी बीजेपी को जाएंगी। और एक बड़ा चेहरा जो दिया कुमारी हैं, सांसद हैं, जयपुर राजघराने की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़े चेहरे जयपुर के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अभी 1 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन टक्कर निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त और बहुत कांटे की हो रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर क्या कह रहे हैं? क्योंकि सचिन पायलट हमने थोड़ी देर पहले अपडेट दी कि टोंक से अगर 8:30 की बात करें तो वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब पीछे चल रहे हैं। वहां पर टोंक में किस तरह की स्थिति, किस तरह के मुद्दे और सचिन पायलट को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, सचिन पायलट के साथ में पिछला जो इलेक्शन था और जो ये वाला इलेक्शन है, दोनों के अंदर स्थितियां बहुत अलग अलग हैं। जो इलेक्शन पिछली बार हुआ था उस समय गुर्जर जाति का जो वोट बैंक था वो सीधा सीधा सचिन पायलट के साथ में था और आपको याद होगा तो 21 सीटों से ये 100 सीटों तक आ गए थे। यानी पिछली बार जब हारे थे बुरी तरह से, तब 21 सीटों पे थे। सचिन पायलट अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रहते हुए उन्होंने 21 सीटों पे लिया है, क्योंकि गुर्जर जाति ये चाहती थी, या ऐसा आप मान के चले कि वो चाहते थे कि हमारी जाति का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन लेटर ऑन चीफ मिनिस्टर नहीं बना, 5 साल निकल गए, बीच में आला कमान ने चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करी। 25 सितंबर को खड़गे और अजय माकन को भेजा गया वन लाइन स्टेटमेंट के लिए, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थकों ने इशारों पे बगावत कर दी, अलग से मीटिंग कर ली। तो ये सब सचिन पायलट को मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर पद नहीं मिल पाया, दोनों टाइम पे ही नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति के अंदर गुर्जर जाति ने इस बार एक बड़ा निर्णय लिया कि वो जाएंगे, अगर जहां पर गुर्जर खड़ा है कोई भी कैंडिडेट तो उसको वोट दें, अदरवाइज वो बीजेपी को वोट दें। तो ये एक तरीके का रिबेल, मतलब एक कांग्रेस से एक तरीके का वैमनस्य निकालने की जाति ने, मतलब जातिगत आधार के ऊपर वोट बैंक करे। तो सचिन पायलट के साथ में सिर्फ गुर्जर जाति का वोट बैंक सिर्फ गुर्जर जाति के कैंडिडेट्स के साथ ही है, अगर वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। लेकिन अगर वहां पर ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, तो इस जाति ने पर्टिकुलर बीजेपी के साथ देने का निर्णय किया है। संजय जी, फिलहाल अगर आप ये देखें कि जो शुरुआती रुझान है उसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती है तो आप सीएम के तौर पर किसको देख रहे हैं यहाँ पर? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, ये दोनों ही नहीं चाहते कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। आप समझिए, इसमें दोनों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है। अशोक गहलोत भी नहीं चाहते और वसुंधरा राजे भी नहीं चाहती कि फुल मेजोरिटी के अंदर सरकार बने, और इसी आधार पर टिकट दिए गए, इसी आधार पर इनकी चुनावी वो रहा कि किसी भी आधार पर 100 के आसपास का आंकड़ा रहे, ताकि जोड़ तोड़ की राजनीति में वसुंधरा राजे भी और अशोक गहलोत दोनों हैं। अगर फुल मेजोरिटी की सरकार आती है, मान लीजिए किसी भी दल को, यदि बीजेपी को 120-130 सीटें मिलती हैं या कांग्रेस को 120-130 सीटें मिलती हैं, तो आला कमान निश्चित रूप से इस बार, जैसे मोदी है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बने। अगर फुल मेजोरिटी की सरकार आती है तो, या आला कमान, कांग्रेस आला कमान भी सचिन पायलट के साथ में जो उन्होंने वादा किया है उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उसको भी पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक दोनों नहीं चली। दोनों बड़े नेता इस बात से भी आशंकित है कि अगर फुल मेजोरिटी की सरकार आई तो शायद उन दोनों का चीफ मिनिस्टर बनना इस बार तय नहीं होगा। तो इस तरीके की स्थितियां राजस्थान में बन रही हैं। तो अब देखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये लगातार ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं। 100 के आसपास, 100 से 5 ऊपर 5 नीचे, कभी निर्दलीय ज्यादा, बागियों के अंदर भी यहाँ पर ज्यादा है, बागी कांग्रेस के भी है, बागी बीजेपी के भी है। लेकिन बसपा के अंदर, बसपा जो पिछली बार 6 सीटें लेकर के आई थी, मुझे नहीं लगता कि बसपा इस बार 1-2 सीटों से ज्यादा लेकर आएगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि मायावती का पॉइंट भी राजस्थान में नहीं था।
आपने वसुंधरा जी के बारे में बात की, गहलोत जी के बारे में बात की। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि आपने भी कहा कि इन लोगों के कई चीजें जो है वो पूरी तरीके से दांव पर लगी, इन लोगों की किस्मतें जो है वो भारी बहुमत आता है या फिर थोड़ा सा कम रहता है तो उस पर भी तय करती। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे जो है इस बार जो जनता है वहां पर प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हुए, चाहे जयपुर के बम धमाकों के बारे में बात करें या फिर वहां पर कन्हैयालाल हत्याकांड के बारे में बात करें या फिर पेपर लीक के बारे में, कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे थे। लेकिन इस बार किस तरह की जो मुद्दे हैं वो आप देखते, क्या कोई नया मुद्दा जो है वो राजस्थान में खड़ा हुआ है? देखिए, जब स्टार्ट अपन करते हैं तो स्टार्ट जब आप इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट हुआ या अपन ये माने कि इलेक्शन से 2 महीने पहले 3 महीने पहले तो कांग्रेस बिल्कुल फुल मेजोरिटी के अंदर थी और ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस अपने जो स्थानीय विधायक जो उनके खिलाफ वोटिंग होने वाला है, मतलब जी। कांग्रेस के जितने भी सर्वे हुए, एआईसीसी का सर्वे हुआ या राहुल गांधी ने खुद ने सर्वे करवाया या अशोक गहलोत ने सर्वे हम्म, कराया, इन्होंने 50 से 60% जो इनके करंट एमएलए थे, जो सिटिंग एमएलए थे, उनकी स्थितियां खराब पाई गई और वो हार की कगार पर थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट दिए गए क्योंकि अशोक गहलोत ये वादा कर चुके थे कि जिन्होंने उनका साथ दिया है उनको टिकट दिलवाएंगे। वो लड़कर के भी टिकट लेके आए, शांति धारीवाल का भी टिकट लेकर के आए, क्योंकि वो, आप ये मानिए कि शांति धारीवाल का टिकट इसलिए आया क्योंकि वो चाहते थे, वो ये चाहते थे कि शांति धारीवाल को अगर उन्होंने टिकट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, अगर उनका अशोक गहलोत को एक बहुत बड़ा डिफेम मिलेगा। इस कारण से वो सोनिया गांधी के विरोध के बावजूद शांति धारीवाल का टिकट लेकर के आए। तो इस तरीके की जब स्थितियां बनी तो राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़े मुद्दे रहे वो पेपर लीक का मुद्दा रहा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी महिला अपराधों के लिए जितनी भी एफआईआर हुई थी, महिला अपराधों में राजस्थान नंबर 1 निकल करके आया, क्योंकि यहाँ पर एफआईआर कंपलसरी है, तो उसको मुद्दा बनाने में कामयाब रही। और सबसे तीसरा, जो अपन कहते हैं कि सिटिंग एमएलए के खिलाफ, क्योंकि सत्ता के अंदर ही ये विरोध की लहर चलती है, विपक्ष में ये विरोध की लहर नहीं चलती, सत्ता के विरोध की लहर, जो सत्ता के अंदर जो विधायक थे जिनको खुली छूट मिली थी, जिन्होंने जम करके आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया था, इस तरीके की शिकायतें सीएम को भी मिली, सबको मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट नहीं करा। तो आप देखना कि जब ये जीत करके आएंगे तो कांग्रेस हारेगी, तो सिटिंग एमएलए मैक्सिमम संख्या में हार जाएंगे, इवन मिनिस्टर हार जाएंगे। आपसे ये जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जो चीजें आपने बोली यहाँ पर, अगर उम्मीद के अनुसार कांग्रेस को रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता है तो क्या ओबीसी के परे कोई और सीएम को लेकर और किसी बड़े नेता को लेकर वो विकल्प ढूंढेंगे? क्योंकि ऐसे कई जानकारों ने कहा कि अगर जो उम्मीद वाला रिजल्ट जो है वो कांग्रेस को नहीं मिलता है तो ओबीसी के अलावा विकल्प ढूंढना चालू कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान भी ये चाहता है, देखिए किसी भी बाई हुक और क्रुक कोई भी सत्ता के अंदर तो आना ही चाहता है। इधर बीजेपी पूरी तैयारी करके बैठी है, अमित शाह जैसे रणनीतिकार उनके पास हैं, जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छी रणनीति के साथ में कई राज्यों के अंदर सरकार बनाई है और तोड़फोड़ करके भी बनाई है, ऐसा नहीं है कि फुल मेजोरिटी के साथ बनाई है। अब अगर आप राजस्थान की स्थितियां जो दिख रही है, राजस्थान की स्थितियां दिख रही है कि अगर सरकार नहीं बनती है या जोड़ तोड़ की बनती है, कितने एमएलए कांग्रेस के जीत करके आते हैं, कितने एमएलए निर्दलीय बागी जीत करके आते हैं, कितने अशोक गहलोत के, देखिए जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वो रूल तो प्ले करता ही करता है, उसके पास में जी रोल तो प्ले बिल्कुल। होता ही होता है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि जब अशोक गहलोत ने सत्ता संभाली थी, उसके बाद में जब इलेक्शन हुए थे एमपी के, तो उस समय राजस्थान से उसी अशोक गहलोत को एक भी सीट नहीं मिली थी, चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर एक भी सीट नहीं आई थी। इवन चीफ मिनिस्टर के जो बेटे थे वो खुद चुनाव हार गए थे जोधपुर से। तो ये भी समझना चाहिए कि लोकल मुद्दे अलग होते हैं और जो मोदी का जो मुद्दा है वो अलग होता है। लेकिन इस जगह पर मैंने कई जगहों पर बात करी, हमने सर्वे में भी देखा, बहुत सारी जगहों पर बात करी, तो जब कमल के ऊपर कोई वोट डाल रहा था तो उनको पता ही नहीं है कि उनका उम्मीदवार कौन है, वो तो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा था। यानी आप ये मानिएगा कि कांग्रेस के अंदर तो अगर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए के खिलाफ वोट बैंक है, लेकिन अगर भाजपा जीत रही है तो वो मोदी के नाम पर भी जीत रही है, मोदी के नाम के ऊपर भी, मतलब जितने भी बुजुर्ग हैं, आप देखेंगे घर के सीनियर हैं, वो सब मोदी के नाम पर वोट करके आए हैं। इस तरीके की स्थितियां आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने काफी चेहरे बदले हैं, क्योंकि आप उनके पास में 76 ही थे, 77 ही थे, इसके अलावा सारे उन्होंने नए उतारे, मैक्सिमम बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है। तो आप ये मान के चलिए कि मोदी का थोड़ा बहुत प्रभाव, थोड़ा बहुत क्या, आप ये मान के चलिएगा कि 50% प्रभाव लोकल बीजेपी का है, लेकिन 50% सीटें जो है मोदी निकाल के लेकर के गए हैं। और मोदी आपने बहुत प्रभाव एक्टिव रहे की हैं बात करी राजस्थान में। संजय जी।
आपने प्रभाव की बात करी यहाँ पर, तो जो अशोक गहलोत बार बार ये बातें जो है वो दोहरा रहे हैं कि उन्हें जनता पर विश्वास है, उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं उस पर विश्वास है, तो क्या जो मोदी का चेहरा पूरे चुनाव में प्रेजेंट किया गया और ये कहा गया तमाम से जितनी भी जगह है उतनी जगहों पर सीएम के चेहरे जो है दोनों पार्टियों की तरफ से पूरी तरीके से साफ नहीं किया गया और खास करके बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर बयान भी दिया गया कि आप किसी का फेस नहीं देखे, सिर्फ कमल देखकर पीएम मोदी को देखकर ये जो बटन है वो दबाए, जो आपने भी यहाँ पर अभी कहा। तो क्या जो है अशोक गहलोत के जो विश्वास है जनता पर और कल्याणकारी योजनाओं पर खास करके, वो विश्वास जो है वो जनता का खिसक सकता है क्या इन तमाम चीजों को अगर देखें तो? आप इसको ऐसे मानिए कि कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव अगर कांग्रेस हारती है तो एक सम्मानजनक हार उसको मिलेगी, यानी कि बहुत जो पिछली बार वो 21 सीटों पर रह गई थी, तो इस बार वो उतना बुरा नहीं होगा अगर कांग्रेस हारती है, तो इतना ही प्रभाव उसका है। क्योंकि जिस समय मैंने आपको पहले बताया कि अशोक गहलोत को कोई नहीं हराना चाहता, लेकिन लोकल एमएलए से सब नाराज है। तो अशोक गहलोत जीत जाएंगे, लेकिन उनके जो समर्थक विधायक थे वो हार जाएंगे, तो इस कारण से पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत वैसी स्थितियां हैं कि अशोक गहलोत जीत जाएंगे, और लेकिन अशोक संजय गहलोत जी की एक मिनट में कल्याणकारी आपको योजना रोक है, रही हूँ, रेणुका चौधरी का जो बयान है वो एक बार सुनवा लेती हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। संजय जी बस 1 मिनट का समय मुझे दीजिए, रेणुका चौधरी का बयान आ रहा है, बड़ा सुनाते उसके बाद वापस आएंगे। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत हमारी है, मैं पूरा उम्मीद रख रही हूँ। क्या वजह क्या रहेगी कांग्रेस की बेहतर पोजीशन को लेकर आप देखते हैं? देखिए, लोग थक गए बीआरएस से, और ये भाजपा बीआरएस एक ही है, ये तो सबको समझ में आ गया। एमआईएम का क्या खतरनाक रोल खेला उन्होंने, वो भी समझ में आ गया। मुझे लगता है इस खेल में सबसे बड़ी नुकसान एमआईएम की हुई है, ओवैसी साहब की हुई है, क्योंकि ये जो गलत कदम उठाए नेशनल लेवल पे, उसकी असलियत और सच सबने पहचान लिया। अफसोस की बात है, क्योंकि बहुत अक्लमंद आदमी माना हूं मैं हमेशा उनको। खैर वो अलग बात है, मगर आज के दिन इस राज में एकजुट में जो कांग्रेस, ये तो हकीकत है भाई, जब कांग्रेस एकजुट में लड़ती है, कोई ताकत नहीं है इस देश भर में जो हमारे खिलाफ कर सकते हैं और हमें कुछ घटा सकते हैं। तो वोटर भी हमारे साथ, वर्कर भी हमारे साथ, लीडर भी मिलके लड़े हैं। बीआरएस के लीडर का बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का 59 भी आता तो उनके सपोर्ट में ना एआईएम होगी ना बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी। वो अपना दिशा देख ले, बेचारे वो परेशान हो कैसे बोलते रहते। और इनका नाम बता दीजिए, मैं बता दूंगी उन्हीं का फोन आई थी या किसकी फोन आई थी। कई लोग ने हमें फोन किए हैं पिछले 3 दिन में, बहुत सारे फोन आए हैं जहाँ कह रहे दीदी अगर ऐसी स्थिति हो तो आप हमारा सेवा भी ले सकते हैं, हम सेवा करने तैयार हैं। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी परेशानी। हमारे साथ कौन होंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आप अपना फिक्र करिए, हम ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बीआरएस लीडर्स भी आपके टच में है? ऑफ कोर्स, इसमें शक कौन सी बात। आजकल की राजनीति ऐसे ही चलती है, तो वो तो टच में आ गए, माहिर है वो लोग। वो कभी कभी हमारे ले जाते हैं, कभी उनके आ जाते हैं। लेकिन उनके आप लोगों को डर भी था क्या, क्योंकि कई ऑब्जर्वर्स यहाँ आ गए हैं, डीके शिवकुमार आए थे, ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर वो भी हैदराबाद में आ गए हैं, तो क्या आपको अपनी एमएलए का डर था कि उनको? नहीं, हमारे कोई एमएलए पे कोई शक नहीं है। हमारे पूरे उनके ऊपर हमारा भरोसा है और उनको हम पे भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर हाँ, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे तौर तरीके यही है, एक इलेक्शन होते ही, क्योंकि एमएलए से चर्चा करना है, बातचीत करना है, हमें तय करना है कि सीएम कौन होगा, ये रिपोर्ट तैयार करना है, हमारे लोग आएंगे। ये अफसोस की बात है कि डीके शिवकुमार जी को देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जैसे तेलंगाना का जीत होगा, मैं डीके शिवकुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको, मीडिया को और जितने भी लोगों को, हम आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे और आपको 1-2 दिन का आराम देंगे और आप हमारे साथ खुशी मनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा मैम, अगर आपकी जो नंबर 7 नंबर से देखते हैं जी, तो रेणुका चौधरी का बयान आपने सुना, तेलंगाना को लेकर बहुत आश्वासित नजर आ रही है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि नेता सारे एकजुट है, जितने तमाम लोग हैं वो वहां पर एकजुट है। संजय जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो अन्य के लोग हैं, निर्दलीय की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल कॉमन है कि सेवा लेना बिल्कुल जरूरी है। और तेलंगाना की हम बाद में बात करेंगे, आप कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में ये भी जानना चाहूंगी कि वहां पर निर्दलीय और जो अदर की लगातार बात हो रही है, इस वक्त आप देखेंगे कि 15 वहां पर जो है वो दिख रहे शुरुआती रुझान में, वहां पर कितनी सेवा की जरूरत पड़ने वाली है निर्दलियों की?
निहारिका, देखिए जिस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं इस समय निर्दलियों की भूमिका पिछली बार भी थी, निर्दलियों की पौबारा हुई थी, निर्दलियों को खूब सपोर्ट अशोक गहलोत को लेना पड़ा और उनकी मनचाही चीजें उनको देनी पड़ी। आज इस बार भी अगर स्थितियां ऐसी बनती है, क्योंकि देखिए 100, 101, 102, 105 के आसपास भी रहती है तो भी निर्दलियों को सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी तोड़फोड़ संभव है किसी भी जगह से। इसलिए इतना ये कैप करके चलते हैं कि 120 के आसपास का इनको मेजोरिटी हमेशा हासिल रहे, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन जो रेणुका चौधरी कह रही थी कि कांग्रेस जब भी मिलकर के चुनाव लड़ती है तो वो जीतती है, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस, देखिए अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कांग्रेस आलाकमान जो है दो बड़े गुटों को मिलवाने में कामयाब रहा। लेकिन राजस्थान के अंदर, मैं आपको फिर कहता हूं, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मिलवाने में आलाकमान नाकाम रहा। दोनों के बीच में मतभेद रहे, मैं ये कहता हूं दोनों के बीच में मनभेद रहे जो कभी नहीं निकल सकते। इसलिए एक दूसरे की खींचतान के अंदर अब आज जब अशोक गहलोत खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं, वो बार बार कहते हैं कि सीएम का पद मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा, बहुत ऐसी स्थितियां देते हैं, वो अपनी बात करते हैं। मतलब उनका अंतिम रूप से यह है कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना है, और इसी के मुद्दे के ऊपर उन्होंने हमेशा अपनी जितनी भी रणनीति है वो बनाई है कि सचिन पायलट किसी भी रूप से चीफ मिनिस्टर नहीं बने। 5 साल उन्होंने निकाल दिए, ये तो तय है कि उन्होंने 5 साल निकाल दिए। अब आगे वाली स्थिति के अंदर भी उनकी रणनीति यही है कि ये चीफ मिनिस्टर या तो अशोक गहलोत को बनाओ या अशोक गहलोत के किसी समर्थक को बनाओ, नहीं तो फिर सत्ता हाथ से चली जाएगी। आलाकमान ये चाहता था कि इस बार चेंज करे, आलाकमान ये चाहता था कि यूथ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर यूथ की कमी हो गई, यूथ लीडर्स की कमी हो गई, ऐसा लगने लगा कि यूथ के साथ में कांग्रेस है ही नहीं। ऐसी स्थितियों के अंदर कांग्रेस को सचिन पायलट को अपने साथ बनाए रखना भी मजबूरी थी, नहीं तो सचिन पायलट आज टूट के चले जाते। लेकिन सचिन पायलट को बनाए रखा, उनको कमिटमेंट किया, यस हम देंगे। लेकिन अशोक गहलोत हमेशा से कहते रहे कि ये जो जिस जाति से आते हैं, ये जाति जो है मार्शल कौम है, और मार्शल कौम अगर हम किसी को दे देंगे तो राजस्थान के अंदर ये मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। इस तरीके के चीजें हमेशा से हमें पता लगती रही कि आलाकमान तक अशोक गहलोत ये पहुंचाने में कामयाब रहे, और ये स्थितियां इस कारण से सचिन पायलट को कभी चांस नहीं मिल पाया, उस समय भी नहीं मिल पाया जब वो 21 से 100 तक लेके आए थे। एक लंबे टाइम तक 7 साल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया, उनको हटाया गया। बहुत सारी स्थितियां आपने देखी है, पूरी जनता ने देखी है, सबने देखी है, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस आज लूज कर रही है, क्योंकि दोनों के मन नहीं मिले, दोनों के अंदर मतभेद आज भी कायम है। संजय जी, आप विश्लेषक हैं, कई चीजों का विश्लेषण किया होगा, वहां के लोगों को भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। लोगों की अगर जाने, जैसे आपने कहा कि अगर युवा की बात करें तो युवाओं की हो सकता है कि पहली पसंद सचिन पायलट हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि वहां के जो लोग हैं, अगर एवरेज तौर पर निकाले तो किसको लेकर पहली पसंद जो है वो समझ में आ रही है? क्या गहलोत या पायलट या फिर किसी तीसरे को ही देखने की जरूरत है वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर दो ही चीजें हैं, अशोक गहलोत या